आप लोग में से अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों को पढ़ाने में। चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पाषाण युगीन संस्कृति और सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इतिहास का ही एक खंड है। इसके पहले मैंने पढ़ाया था इतिहास के स्रोत, ठीक है ना। तो उसके बाद से ये दूसरी चैप्टर है आपकी पाषाण युगीन संस्कृति सभ्यता। ठीक है, मैंने इसको पहले से लिख दिया है कि ताकि आप लोगों को वीडियो जो है कम समय का बने, नहीं तो इसी को लिखने में 5 मिनट लगभग लग जाते हैं। चलिए, तो हम अभी शुरू करेंगे पाषाण युगीन सभ्यता संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाषाण का अर्थ क्या होता है। लगभग सभी लोग जानते हैं, और अपने जब आप एकेडमिक में थे, जब आप 3rd क्लास से लेके 8th क्लास के बीच में होंगे तो इसके बारे में आप पढ़े होंगे। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो पाषाण युगीन सभ्यता का क्या मतलब है, संस्कृति का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मानव जीवन से संबंधित। मानव जीवन जब इस धरती पे बसा, तो जिसे हम आदि मानव के नाम से भी जानते हैं। जब यहाँ पे जीवन बसा था तो उस समय के लोगों को आदि मानव के नाम से हम जानते थे। तो जब जीवन बसा है तो उस वक्त जो मानव जीवन था वह पूर्णतः पत्थरों पे आश्रित था। पत्थरों पे आश्रित होने का मतलब क्या है कि जितने भी उस समय अगर शिकार करना होता, आपको ये पता होगा कि शुरुआत में मानव जो था खाद्य संग्राहक के रूप में था और एक शिकारी के रूप में था, ठीक है ना। एक हंटर के रूप में था और एक फूड कलेक्टर के रूप में रहता था। तो उस समय होता क्या था कि जितने भी शिकार करने के लिए जो हथियार तैयार होते थे वो पत्थरों से ही बने होते थे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जितने भी नुकीले बनाने हो या कोई फाड़ने चीरने की चीज़ें बनानी होती थी, हथियार बनाने होते थे, सारे पत्थरों के बने होते थे। इसके साथ ही साथ जब सर्वप्रथम आग की भी जलाने का जब शुरू हुआ तो पत्थरों को रगड़ के ही, पत्थरों के बीच घर्षण पैदा करके ही ये आग जलाने का भी कार्य शुरू हुआ। तो ये कह सकते हैं कि मानव जीवन जो था इस काल में पत्थरों पे आश्रित था। यहाँ तक कि रहने के लिए गुफा भी पत्थरों के ही गुफा होते थे। और उसके कई सारे अवशेष भी आज मौजूद हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात आती है कि इसमें आपको क्या जानकारी हासिल करना है। तो हम एकेडमिक चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ चर्चा करेंगे आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य निकल के सामने आएंगे जिसे आपको नोट करना होगा। उसको हम इसी क्लास में भी लिखवा देंगे, थोड़ी से वेट करके आप लोग उसके लिखते चलिएगा। वीडियो को रोक के आप उसे लिखते चलेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सर्वप्रथम जो है, अगर कोई एक ऐसा समय हुआ होगा जहाँ से मनुष्यों के बीच में जब इतिहास जानने की बात आई होगी, तो उनको कैसे पता चला होगा कि भाई प्रागैतिहासिक काल भी कुछ होता है, आदि ऐतिहासिक काल में भी कुछ चीज़ें हैं, और इसी में भी पूरा पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसको सर्वप्रथम जो है आप इसे नोट करेंगे, ठीक है ना। सर्वप्रथम इसे लाने का एक काम किया था एक अंग्रेज थे इतिहासकार, ठीक है ना, जिनका नाम था प्राइमरोज, ठीक है ना। तो डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 ईस्वी में सबसे पहले कर्नाटक के रायचूर जिले में, ठीक है ना, इन सभी को आप नोट करेंगे, कर्नाटक के रायचूर जिले में 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने एक प्रागैतिहासिक जो लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक काल की कुछ चीज़ों को उन्होंने उत्खनन के दौरान प्राप्त किया। अब उसमें क्या क्या मिले थे, तब पत्थर के औजार मिले थे, तीर मिले थे, फलक मिले थे। तीर के फलक जो होते हैं वो सारी चीज़ें इनको मिली। जब उनकी कार्बन डेटिंग वगैरह कराई गई, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप एक और चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है ना, आप सर्च कर लेंगे कार्बन डेटिंग क्या चीज़ है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कार्बन डेटिंग और डेटिंग की और सारी विधियां हैं, उन चीज़ों को पहले आप थोड़ा सा एक बार जाके पढ़ लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी काल निर्धारण होती हैं, इतिहास की जो भी उत्खनन में सामग्रियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। आपने एक मूवी देखा होगा राम सेतु, जिसमें अक्षय कुमार इस चीज़ को समझा रहे हैं कार्बन डेटिंग के बारे में, ठीक है ना। जहाँ पत्थरों का जो राम सेतु की जो पत्थरें थी उसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसका काल निर्धारण किया जा रहा था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझ लेंगे। तो
तो प्राइम रोज ने देखा जब कर्नाटक के रायचूर ज़िले में, उसके गांव का नाम था शायद, हाँ, लिंगशुगर, ठीक है ना, लिंगशुगर नाम का एक गांव था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली हुई थी। तो वहाँ पे जब उत्खनन किया, उसका कार्बन डेटिंग की, तो वो काफ़ी जो है, मतलब आप समझिए कि ईसा पूर्व के 40,000, ठीक है ना, ईसा पूर्व के लगभग 40,000 पूर्व की जो चीज़ें थी, मतलब मानव जीवन के शुरुआत से लेके और ईसा पूर्व के 40,000 साल पहले के वो सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसको ज्ञात किया गया। तो बात आती है कि हम जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है, ठीक है ना। आप ये कहेंगे कि इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये आधुनिक इतिहास की बात जब छोड़ दी जाए, मध्यकालीन के इतिहास की छोड़ दी जाए, तो मध्यकालीन इतिहास जो होता है 600 ईस्वी के बाद से और 1250 ईस्वी के बीच का मध्यकालीन भारत होता है, 1250 ईस्वी के बाद से अब तक का जो भी होता है वो आधुनिक भारत में आता है। और उसी तरह 600 750 के नीचे से, ठीक है ना, यूँ कहें तो जीवन की उत्पत्ति से लेके और 600 ईस्वी तक की जो भी कालखंड होता है, ठीक है ना, वो सभी आता है आपका इसी में, ठीक है ना। मतलब मौर्य काल, गुप्त काल, ये सभी आते हैं आपके प्राचीन इतिहास में। तो प्राचीन जब इतिहास की बात होती है, प्राचीन भारत के इतिहास की बात आती है, तो प्राचीन इतिहास को हम 3 खंडों में बांट के देखते हैं। पहला तो एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आध ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। आइए इसको भी समझते हैं कि इनमें क्या है, ठीक है ना। हम किसको किसको प्रागैतिहासिक बोलेंगे, किसको ऐतिहासिक बोलेंगे, किसको आध ऐतिहासिक बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो है यह हमारा उस कालखंड में बटा हुआ है जब मानव की उत्पत्ति होती है। तो मानव की उत्पत्ति से लेके, ठीक है ना, पहले इसको छोड़ ही देते हैं। हम ये समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब इस काल में हो सकता है कि मानव जीवन लिखना पढ़ना नहीं जानता हो, मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता हो, तो इसके लिए लिखित साक्ष्य की उपलब्धता नहीं मिली हो। लेकिन इसमें हम इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है ना, कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। हम इसको बोल सकते हैं कि लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें जो है ये पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद होते हैं। मतलब इसकी जानकारी कैसे मिली, ये सारी चीज़ें जो हैं पत्थरों से बने औजार मिले थे, ठीक है ना। तो पत्थरों से बने औजार जो हैं ये मिले हैं, तो उनके आधार पर प्रागैतिहासिक काल में बांटे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इससे जो है प्रागैतिहासिक काल में ही आता है पाषाण काल, ठीक है ना। कौन सा काल आता है? पाषाण काल। हम और भी डिटेल में इसको समझेंगे। इसको उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है, ठीक है ना। इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कोई लिखित साक्ष्य का मतलब जो होता है, कोई शिलापट नहीं मिलता है जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हो, कोई भी स्तंभ नहीं है जिस पे कुछ खुदाई किया गया हो, ठीक है ना। कोई चित्रों के माध्यम से भी जो है ऐसी कोई लिपि नहीं दर्शाई गई है जिसमें कि वो बताई जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाषाण काल में आते हैं। अब आध ऐतिहासिक जो काल है, इस आध ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं, ठीक है ना, कि पुरातात्विक स्रोत तो है, ठीक है ना, पुरातात्विक साक्ष्य इसमें भी मिलते हैं, ठीक है ना, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। और जहाँ तक बात आती है लिखित साक्ष्य की उपस्थिति की, मतलब कोई ऐसा जो हो जो लिखा गया हो, तो वो भी मिलते हैं, इसमें मिलते हैं, लिखित साक्ष्य है इस पे, ठीक है ना, लिखित साक्ष्य है। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना। मतलब ये जो है पढ़ा नहीं गया है। जो गूढ़ लिपि में है, गूढ़ लिपि का मतलब है कि हमारे जानकारी से अभी तक हमें जितनी भी लिपियाँ जानकारी में है उन लिपि से हटके है, जिसको हम अभी तक डिकोड नहीं कर सके हैं, ठीक है ना। डिकोड का मतलब होता है जो उसने लिखा है वो क्या लिखा है वो हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। इसी में आता है आपका, उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि इसी में हड़प्पा सभ्यता आता है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता या हम इसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं ना। तो ये चीज़ इसी का आता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पहले से भी
कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रात्मक लिपि थी, मतलब चित्रों के माध्यम से उसको लिपिबद्ध किया गया था। लेकिन उसको उसके सैंपल मौजूद हैं, लेकिन उसको क्या लिखा गया है ये सब अभी सब जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। ठीक है ना। तो इसमें ये आता है। और ऐतिहासिक काल में जो है, हम जब देखते हैं ऐतिहासिक काल, तो इस काल में, ठीक है ना, साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है ना। और इनमें जो दोनों है, इस साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है ना, पढ़ा भी जा चुका है। और इसमें जो है इसके आधार पर काल का निर्धारण भी किया जा चुका है कि कोई चीज़ किस काल का है। ठीक है ना। और इसी में आपका सब आते हैं लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है। ठीक है ना, मतलब ईसा पूर्व, हम इसको कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं, उदाहरण के तौर पर कि ईसा पूर्व 600 के बाद का जो काल है, ठीक है ना, 600 के बाद का जो काल है वह सभी आता है ऐतिहासिक काल में। तो आप देखते हैं कि इसी में ना आपके ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है ना, सब ईसा पूर्व में आपको ज्ञात है। लगभग देखिए महावीर के बारे में, ठीक है ना, गौतम बुद्ध के बारे में आप जो पढ़ते हैं तो वही देखते हैं ना, 540 के 563, 460, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये किस में है? ऐतिहासिक काल में आता है, जो कि लगभग ईसा पूर्व 600 के बाद है। और इसमें जो है साहित्यिक साक्ष्य भी मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारी किताबें भी हैं, लिखी गई हैं, जो उस समय के जो राज्य शासन था उसके बारे में लिखा गया है, उसकी कलात्मक जो चीज़ें थी, ठीक है ना, कला और संस्कृति थी, उसके बारे में भी लिखा गया है, जो उसकी वास्तुकला थी, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। तो हम साहित्यिक साक्ष्य बोलेंगे 600 ईस्वी के, ईसा पूर्व 600 के बाद जो चली आई हैं अब। और ये लगभग आपकी हम बोल सकते हैं इसको मौर्य काल और गुप्त काल और ये आपका हर्षवर्धन का काल, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। आदि ऐतिहासिक समझ गए आप, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। ये कभी प्रश्न पूछ भी देता है कि सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल की है, आदि ऐतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल, ठीक है ना, याद रखेंगे। पाषाण, प्रागैतिहासिक प, ठीक है ना, आदि ऐतिहासिक हड़प्पा या सिंधु ऐतिहासिक मतलब 600 ईसा पूर्व के बाद का, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब बात आती है कि चूंकि हम पढ़ रहे हैं पाषाणयुगीन संस्कृति, तो हम अभी इनको छोड़ते हैं, इसके बाद जब खत्म होगी तो सिंधु सभ्यता आएगी, इसको भी पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। फिलहाल में हम जब टॉपिक शुरू किए हैं पाषाणयुगीन सभ्यता संस्कृति के बारे में, तो हम समझेंगे इसी प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक काल में जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि भाई मार्कर थोड़ा ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको जो है हम बांटते हैं 3 भागों में, ठीक है ना। अब ये बटेगा लगभग 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल। तो जब प्रागैतिहासिक काल है तो प्रागैतिहासिक काल किस काल का है? पाषाण काल का, ठीक है ना। तो अब पाषाण काल में भी जब हम देखते हैं तो मानव जीवन जो है वह 3 चरणों में विकसित हुआ। मतलब क्या? हम यही नहीं देख रहे हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास कैसे विकसित हुआ है, हम उसको समझ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब पाषाण काल भी है तो पाषाण काल 3 चरणों में आगे बढ़ता है। इन 3 चरणों में एक आता है पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब हम क्या बोलते हैं? एकदम पूरा, सबका सब। मतलब यहाँ शुरू जो होती है वह हम कह सकते हैं जीवन की उत्पत्ति से, ठीक है ना, जीवन की उत्पत्ति से लेकर, ठीक है ना, 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख ईसा पूर्व। अब आप समझ लीजिए कि धरती में जब धरती बना, धरती के बाद से जब मानव जीवन शुरू हुआ, ठीक है ना, तो उस समय से जो है, 1 मिनट, पूरा पाषाण काल है ना, ठीक है, हम इसको बोलेंगे 10,000, ठीक है ना, 10,000, ठीक है। तो ये जीवन की जब उत्पत्ति होती है तो हम देखते हैं जीवन की उत्पत्ति से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में
कुछ चीज़ें विकसित होती हैं जो इसको भी हम समझेंगे। और मध्य पाषाण में जो आता है वह आता है आपका ये 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है ना, से 5500 ईसा पूर्व के बीच का काल, ठीक है ना। और नव पाषाण काल जो है वह नव पाषाण काल आता है 5500 से 3000 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 5500 से हम इसको बोल सकते हैं 3000 ईसा पूर्व, ठीक है ना। और यही ना 3000 ईसा पूर्व के बाद से आपका सिंधु सभ्यता शुरू होता है। मतलब जीवन की उत्पत्ति से लेके यहाँ तक की जो काल है ये आपका इसमें प्रागैतिहासिक में है। और 3000 के बाद से आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता का शुरुआत होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो है इसको भी हम पूरा पाषाण की काल की जब बात कर रहे हैं तो एक आता है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पूरा पाषाण काल, और उसके बाद से आता है उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए ये क्यों जरूरी है, हम बार बार आपको ये उसकी और डिटेल में क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न जो है इसी प्रकार से आए हैं कि यह किस कालखंड का है। तो दिया रहता है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो जब आपसे इस तरह से कैटेगराइज करके पूछता है तो कैटेगराइज हमको भी करना आवश्यक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है ना। तो निम्न पाषाण काल जो है ये सभी कालखंड आप याद रखेंगे, क्योंकि कालखंड कई बार पूछे जा चुके हैं तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जीवन की उत्पत्ति से लेके, ठीक है ना, जीवन की उत्पत्ति से लेके, आप कहने का मतलब है हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल। तो जीवन की उत्पत्ति से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के अंदर को हम इसको बांटना है, ठीक है ना। तो 10,000 के अंदर बांटना है। तो आप ये हमको बताइए कि निम्न पाषाण काल के बारे में ये कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति से लेके 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख ईसा पूर्व का जो काल है वह होता है निम्न पाषाण काल के। और 10,000 से लेके, ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद से बात होता है 1 लाख ईसा पूर्व से लेके, ठीक है ना, 40,000, ठीक है, 40,000 ईसा पूर्व का जो कांड, ठीक है ना, 1 मिनट, 1 लाख से लेके 40,000 ईसा पूर्व का जो खंड है वह होता है मध्य पूरा पाषाण काल। और उसके बाद से जो आता है 40,000 से लेके, ठीक है ना, 40, हम इसको बोल सकते हैं 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व का, ठीक है ना, ईसा पूर्व का जो एक खंड है वह उच्च पूरा पाषाण काल में आता है, ठीक है। तो अब इसको जो है हम समझेंगे कि इन विभिन्न कालखंडों में क्या क्या हुआ, ठीक। आपको काल पता चल गया कि कौन सा समय में कौन सा काल बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए ये बताया कि अब जो है मैं आपको जो नोट्स बनवाने वाला हूँ, आपके जो इसमें विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ, तो मैं आपसे कई बार बोलूँगा कि पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, ये सारी मैं आपको बताऊँगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। तो आप कॉपी पेन आप अपने साथ रखिए, और उसके बाद से अब कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए आपके आवश्यक हैं, ठीक है ना, ठीक। तो मैं किसी चीज़ को दोहराऊंगा नहीं, आप उसको वीडियो रोक के आप इसको बना भी लेंगे, लिख भी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो आप सबसे पहले ये याद रखें कि प्रागैतिहासिक काल वह है जिस काल के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य जो है उपलब्ध हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं प्रागैतिहासिक काल की हैं। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में आप ये चीज़ लिखेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल वह है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य जो है लिखित साक्ष्य भी है, परंतु लिखित साक्ष्य गूढ़ लिपि में है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक। ऐतिहासिक काल का मतलब वो है कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, और इस काल में जो है मनुष्य जो है सभ्य बन गया है। मतलब ऐतिहासिक काल में मनुष्य सभ्य बन गया है, लेकिन देखिए सिंधु सभ्यता में भी इंसान जो थे सभ्य थे, ठीक है ना, लेकिन इस काल में सभ्य नहीं थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप मतलब नोट करेंगे कि इसके डिफिनेशन में क्या होगा। इसके बाद से आता है एक टॉपिक जो है वह है कि पूरा पाषाण काल में हम जब आते हैं, इस पूरा पाषाण काल
हमने इन तीनों के बारे में जान गए। हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में हम ये चीज़ देखते हैं कि इस पूरा पाषाण काल में इसमें देखिए, प्रश्न आपसे पूछता है कि मानव किस काल में खाद्य संग्राहक के रूप में था, ठीक है ना। सभी समय खाद्य संग्राहक के रूप में नहीं रहा। जब तक उसको खेती करना नहीं आता था, जब तक वह स्थायी नहीं हुआ, तब तक वह खाद्य संग्राहक के रूप में रहा, शिकारी के रूप में रहा। लेकिन बाद में वो शिकारी से बन के वो एक जो है कृषक के रूप में भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें है, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस काल में मानव क्या था। तो देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव जो था आखेटक, ठीक है ना। अब आखेटक का मतलब होता है हंटर, ठीक है ना, और हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी। तो ये था, और इसके साथ साथ इसको जो बोल सकते थे खाद्य संग्राहक, ठीक है ना, खाद्य संग्राहक, इसको हम बोल सकते हैं फूड कलेक्टर। अब कलेक्टर नहीं जी, ठीक है ना, कलेक्ट मतलब जमा करने वाला, ठीक है ना, फूड कलेक्टर के रूप में है ये चीज़ रहता है। तो आप जानेंगे कि पूरा पाषाण काल जो था, मतलब जीवन की उत्पत्ति से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के काल में मानव जो था वह सिर्फ शिकारी के रूप में रहा, खाद्य संग्राहक के रूप में रहा, ठीक है ना। तो अब इसको हम नोट आप करेंगे कि जब हम इसमें देखते हैं कि एक चीज़ इसमें आप नोट करेंगे, ठीक है ना, कि 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार जो थे उसमें मध्य पूरा पाषाण काल एवं उच्च पूरा पाषाण काल के औजार एक मिले हैं। पहले आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना, पहले आप इसको नोट कर लेंगे। नोट ये करेंगे कि 40,000 ईसा पूर्व से लेके 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, ठीक है ना। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि ये छूट ना जाए आपसे। तो देखिए, अब जब बात आती है कि मानव जीवन पूरा पाषाण काल में आखेटक था, संग्राहक था, तो हमने पूरा पाषाण काल को इन 3 खंडों में क्यों बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण। इसका मतलब क्या है, तो आप ये नोट करें कि निम्न पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना, आप इसे नोट करेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल में हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षड़ी और काटने के औजार मिले थे, ठीक है ना। मतलब इस समय के कौन कौन से औजार मुख्य थे, कहने का मतलब है जब जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ा है तो उन आगे बढ़ने के क्रम में कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। हम जब एक बार बच्चे होते हैं, क सीखते हैं, तो क के बाद से हम शब्द बनाना भी तो सीखते हैं ना, यानी उससे कुछ आगे डेवलप तो करते, अपने में अंदर विकास करते हैं, वही चीज़ें हैं इसमें भी। तो निम्न पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल में हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षड़ी, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षड़ी, ठीक है ना, ठीक है, हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षड़ी और काटने के कुछ औजार जो है, ठीक है ना, काटने के कुछ औजार, काटने के औजार इस काल के प्रमुख औजार थे, ठीक है ना, इस काल के प्रमुख औजार थे। और जब बात आती है मध्य पूरा पाषाण काल की, तो इसमें मिलता है, इसमें आता है फलक, वेधनी, ठीक है ना, और एक और औजार था खुरचनी, ठीक है ना, खुरचने वाला खुरचनी होता है। तो फलक, वेधनी और खुरचनी। और जब बात करते हैं कि पुरुष इसमें क्या मिला, तो इसमें मिला है आपको तक्षणी, इसमें लक्षणी लिख रहे हैं, तक्षणी होता है, ठीक है ना, मिलता है तक्षणी, ठीक है ना, और खुरचनी। तो ये इसके औजार हैं, और ये सब क्यों बताए गए हैं, तो ये भी कार्बन डेटिंग के माध्यम से जैसे जैसे मिले हैं वैसे वैसे बताए गए हैं। ये बात आ गई। इसके बाद से बात की जाती है कि इस काल में कौन कौन सा वो स्थान है, ठीक ना, कौन कौन सी वो जगहें हैं जहाँ पे इसके कुछ मतलब निम्न पाषाण के, मध्य पूरा पाषाण काल के और उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि निम्न जो पूरा पाषाण काल है, इसमें एक है सोहन घाटी। आप इसको एकदम
कान खोल के याद रखेंगे, सोहन घाटी, ठीक है ना। देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है कि सोहन नाम है, याद हो जाएगा, लेकिन आप इसमें मात खाएंगे एकदम, मैं गारंटी देता हूँ। तो इसको आप ध्यान पूर्वक सुन के उसको याद हमेशा रखेंगे। सोहन घाटी जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इसी जगह पे जो है निम्न पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना। इसी में निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलता है। और मैंने बताया कि दक्कन का पठार जो है उसमें 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 15,000 ईसा पूर्व के ये मध्य पूरा पाषाण काल का मिला है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि इसको क्यों मैं बताया हूँ, इसको आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो आप इसको समझेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल में एक जगह का नाम आता है सोहन घाटी, ठीक है ना। कौन सा घाटी? सोहन घाटी। सोहन घाटी कहाँ पे है? पाकिस्तान, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में पाक। तो पाकिस्तान में इसका जो है हिस्सा है। अब चूंकि पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है, तो ये पंजाब का हिस्सा है, ठीक है ना। पंजाब 2 खंडों में बट गया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान तो अपना हिस्सा है, पूर्वी पंजाब तो अपना हिस्सा है, और पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ पे मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, ठीक है ना। कहाँ? मिर्ज़ापुर, आप इसको याद रखेंगे। मिर्ज़ापुर कहाँ का? भारत का यूपी। भारत का यूपी जो है मिर्ज़ापुर जिले का एक घाटी है जिसका नाम है बेलन घाटी। कौन सा घाटी? बेलन। इसमें है सोहन, इसमें है बेलन, ठीक है ना। तो सोहन बेलने से रोटी पकाता है, यह निम्न पाषाण काल का है, ठीक है ना। यह चीज है। और मध्य प्रदेश का भीमबेटका, ठीक है ना, इसमें थोड़ा हम जोड़ दें, ठीक है ना। भीमबेटका, भीमबेटका का नाम आपने सुना होगा। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है ना। ठीक है। तो भीमबेटका जो है एमपी का ये भी हिस्सा। तो आपने देखा होगा कि भीमबेटका क्या है? एक गुफा है, ठीक है ना। शैल चित्र गुफा है, मतलब इसके जो गुफा में बने हुए हैं वो चित्र बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके निम्न पाषाण काल के हैं, ठीक है ना। यानी मिर्ज़ापुर का बेलन घाटी ये निम्न पाषाण काल में बना है, निम्न पाषाण काल का हिस्सा है। इसका मतलब इसकी जो है उम्र जो है 1 लाख ईसा पूर्व, जीवन की उत्पत्ति से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व के अंदर का बना हुआ चीज़ें है। सोहन घाटी जो पाकिस्तान का है ये भी है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश की ये भी है। और एक और चीज़ है जो छूट गया, वह है जेठियन घाटी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं जेठियन, ठीक है ना। ये जो जेठियन घाटी है, ठीक है ना, तो जेठियन घाटी भी ये आपका निम्न पूरा पाषाण काल का है। तो अब आपको करना क्या है, इन चीज़ को आप एक तरीके से लिख लेंगे अच्छे तरीके से, और इसको याद करेंगे कि मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में है, सोहन घाटी जो पाकिस्तान में है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, और जेठियन घाटी, ये सारी चीज़ें जो हैं निम्न पूरा पाषाण काल का हिस्सा है। निम्न पूरा पाषाण काल में जो बने हुए चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। तो मध्य पूरा पाषाण काल में जब हम देखते हैं तो एक बेलन घाटी ही है, जो बेलन घाटी मिर्ज़ापुर में है, वहीं बेलन घाटी इसमें भी है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखेंगे बेलन घाटी। अब तो लिखना नहीं पड़ेगा मिर्ज़ापुर, ठीक है ना। तो बेलन घाटी जो मध्य पूरा पाषाण काल का भी हिस्सा है। और उसके बाद से गया के पेमार घाटी, ठीक है ना, गया का पेमार घाटी, पेमार घाटी कहाँ है? पेमार घाटी गया, गया कहाँ है? बिहार में। तो पेमार घाटी गया का। नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी याद रखेंगे, नर्मदा नदी है ना, तो नर्मदा नदी का हिस्सा नर्मदा घाटी, ठीक है, ये भी आपका मध्य पूरा पाषाण काल का हिस्सा है। और उसके बाद से एक और नाम आता है सोना घाटी। आप इसको ऊपर थोड़ा लिख दे रहे हैं, कौन सा? सोना घाटी।
ये भी जो है मध्य पूरा पाषाण काल का है। मतलब यहाँ जो चीज़ें बनी है वो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के बीच बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि मिर्ज़ापुर क्या बेलन घाटी आपको मध्य पूरा पाषाण काल में भी है और निम्न पूरा पाषाण काल में भी है। सोहन घाटी निम्न पूरा पाषाण काल, भीमबेटका निम्न पूरा पाषाण काल, जेठियन घाटी निम्न पूरा पाषाण काल, सोना घाटी जो है मध्य पूरा पाषाण काल, पेमार घाटी मध्य पूरा पाषाण काल, नर्मदा घाटी मध्य पूरा पाषाण काल। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इसके बाद से जब हम देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, तो भागलपुर का आता है राजपोखर और, ठीक है ना, भागलपुर का राजपोखर, आप इसको याद रखेंगे, राजपोखर कहाँ पे है, भागलपुर। ठीक है, तो भागलपुर का राजपोखर एक स्थान है, ठीक है ना, तो ये भी उसी का है। और एक और नाम आता है भालीजोर, जो कि बिहार में ही है, ठीक है ना, भालीजोर। तो आप बीपीएससी के लिए याद रखेंगे भालीजोर, ठीक है ना, ये सब घाटियां हैं। भालीजोर आपका भालीजोर बिहार, ठीक है, भालीजोर बिहार का ही हिस्सा है। इसके साथ साथ बेलन घाटी भी इसी में आता है, यानी बेलन घाटी ये तीनों में है। बेलन घाटी जो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ये तीनों में है। और इसमें ये भी है सोना घाटी जो है आपका, सोना घाटी, ठीक है, ये भी आपका उच्च पूरा पाषाण काल का हिस्सा है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। तो अब बात आती है कि इतना तो आप जान गए, ठीक। अब इसको नोट्स में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने भी इसके बारे में नोट्स में कुछ लिखा है, आप इसको नोट करते चलें। अगर आपको कहीं छूटता है तो वीडियो को रोक के आप उसको आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, आप नोट क्या करेंगे वो चीज़ें आप लिखिए, ठीक। बेलन और नर्मदा घाटी में पाषाण युग की सभी अवस्थाएं क्रमवार तरीके से विकसित हुई है। मतलब बेलन घाटी और नर्मदा घाटी में जो है पाषाण काल की सभी, ठीक है ना, पाषाण काल में ये पाषाण काल का है जो हिस्सा, तो उसमें सभी अवस्थाओं में विकसित हुआ है। अब इसके बाद एक और चीज़ लिख लेंगे आप, ठीक है ना, गंगा, यमुना और सिंधु, आप इसको याद रखेंगे, गंगा, यमुना और सिंधु। ये गंगा यमुना सरस्वती नहीं, गंगा यमुना सिंधु, ये आपका पूरा पाषाण काल का हिस्सा है, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल का हिस्सा है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, गंगा, यमुना और सिंधु के मैदानी इलाकों से पूरा पाषाण काल का कोई जानकारी नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको क्यों बताया कि गंगा, यमुना, सिंधु ये आपका पूरा पाषाण काल का हिस्सा है। मतलब कि एक बार किसी प्रश्न में पूछा था, मैं कहीं देखा था, ठीक है ना, तो उसमें पूछा था कि इनमें से कौन पूरा पाषाण काल से जानकारी नहीं देता है, मतलब पूरा पाषाण काल की जानकारी नहीं मिलती है, किससे। अब उसमें दे दिया था सिंधु, ठीक है। अब सिंधु लोग कहीं लोग सोचे होंगे कि भाई सिंधु सभ्यता की बातें बहुत प्राचीन है, कहीं हो सकता है कि उसका हिस्सा हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि गंगा, यमुना, सिंधु की जब बात आए और पूरा पाषाण काल की बात आए तो नहीं में जवाब रहे, ठीक है ना, तो इनको टिक कर लेंगे। मतलब कि पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल की जो जानकारी है वो गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु की, इसके आसपास के इलाकों से कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस चीज़ को आप समझेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण सर्वप्रथम सिंधु की छोटी सहायक नदी सोहन नदी की घाटी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। अब मैंने कहा जैसे सिंधु से पूरा पाषाण काल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब पूरा पाषाण काल का ही तो हिस्सा है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको लिखा था कि सिंधु घाटी से नहीं मिला है, लेकिन सिंधु घाटी की एक सहायक नदी थी ये सोहन नदी, ठीक है ना। सिंधु घाटी की ही एक सहायक छोटी सी नदी है पाकिस्तान की,
तो सिंधु घाटी में जो कि सिंधु नदी में आके मिलती है, तो यहीं से जो है आपको मिलते हैं ये पूरा पाषाण काल के कुछ साक्ष्य, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल के जो है यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, औजार मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये पाषाण काल का हिस्सा है। तो इसको इस तरह लिखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण, ये जो है ना निम्न पूरा पाषाण काल, तो निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण हैं वह सिंधु घाटी की छोटी सहायक नदी सोहन नदी से मिली हुई है, इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे इस काल में, किस काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। तो इस काल में हम लिखेंगे पेबुल, चॉपर और चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से? पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। पेबुल इसको मिटा दें, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसमें पेबुल, चॉपर और क्या नाम था, चॉपिंग, ठीक है ना, हाँ ठीक है, और चॉपिंग, इनके साक्ष्य जो है इस काल में मिले हैं। किस काल में? पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अभी हम पूरा पाषाण काल की ही बात कर रहे हैं, तो हम पूरा पाषाण काल के ही बारे में से बात करें। अब पूरा पाषाण काल का हिस्सा है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में से सिर्फ हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद से आप लिखेंगे पूरा पाषाण काल के युग में, ठीक है ना, पशुओं के जीवाश्म मिले हैं, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल में क्या मिला है? पूरा पाषाण काल में सिर्फ पशुओं के ही अवशेष मिले हैं, मानव के अवशेष नहीं मिले हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पूरा पाषाण काल में सिर्फ पशुओं के अवशेष मिले हैं, मानवों के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है ना। लेकिन आप याद रखेंगे बीपीएससी के लिए एक चीज़, और ये बार बार कई बार पूछा जा चुका है, आप कोई भी प्रीवियस उठा के देखेंगे, बिहार का जो एक जगह है चिरांद, ठीक है ना, ठीक है, कौन सा जगह? चिरांद। तो बिहार के चिरांद से आप पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, कि पूरा पाषाण काल का जो समय था, इस काल में पशुओं के अवशेष मिले हैं, परंतु किसी भी मानव के अवशेष नहीं मिले हैं। अपवाद स्वरूप मतलब एक अपवाद के रूप में बिहार का एक जगह है चिरांद, ठीक है ना, तो इस स्थान पे मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, सिर्फ मानव कंकाल, ठीक है ना। चिरांद में मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, मानव कंकाल के अवशेष, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको मिली हुई हैं। ठीक है, फिर आगे आप नोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात आती है एक चीज़ की, कि जब सब चीज़ें पत्थरों से ही बनाए जाते थे, तो क्या सभी पत्थरों से बनाए जाते थे? और बात आती है कि जब पत्थरों से बना, तो क्या एक ही तरह के पत्थरों से ही ये पूरा पाषाण काल बीत गया? नहीं, इसमें जो है कई तरह से पत्थरों का भी उपयोग किया जाए। जैसे कि आज हम लोग तरह तरह के हथियार यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आजकल जैसे लोहे से चलते चलते स्टील तक आ गए ना, कई सारी चीज़ें में लोहे से मजबूत और बनाने के लिए हमने स्टील का उपयोग करना शुरू किया। तो उसी तरह जो है पहले क्वार्टजाइट से बनता था, ठीक है ना। पहले जो था क्वार्टजाइट से, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, पता नहीं उसमें दिख रहा होगा कि नहीं, फिर भी आप याद रखेंगे क्वार्टजाइट, ठीक है ना। क्वार्टजाइट पत्थरों से सर्वप्रथम हथियार बने रहते थे, पत्थरों के औजार बनते थे। उसके बाद से जो है जैस्पर्ट, ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे, जैस्पर्ट और चर्ट, ठीक है ना। उसके बाद जैस्पर्ट और क्या था, चैट, हाँ चैटिन था, ठीक है, हाँ चर्ट था। तो सर्वप्रथम क्वार्टजाइट से औजार बने होते थे, क्वार्टजाइट पत्थरों के औजार बने होते थे। उसके बाद से जैस्पर्ट और चर्ट जो होते थे वो एक चमकीले पत्थर होते हैं, ठीक है ना। कौन सा? जैस्पर्ट और चर्ट जो है ये चमकीले पत्थर भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। तो बाद में इसके जो है औजार बनने शुरू हुए। तो इसका आप लिख लेंगे
ठीक है ना। और किस काल में लिखेंगे, देखिए इस काल में आप बात कर रहे थे पेबुल, चॉपर और चॉपलिंग की, तो हम अब बात करेंगे किसकी, मध्य पाषाण काल की, ठीक है ना। तो मध्य पाषाण काल में ही क्वार्टजाइट, ठीक है ना, क्वार्टजाइट, और उसके बाद से इसका जो है अपडेटेड वर्जन जैस्पर्ट और चर्ट पत्थरों के औजार बनने लगे थे, ठीक है ना। मतलब हम बात कर रहे हैं कि क्वार्टजाइट जो था ये आपका निम्न पाषाण काल में बनता था। क्वार्टजाइट किस में बनता था, निम्न पाषाण काल में। अब इसी का अपडेट होके क्वार्टजाइट के जगह जैस्पर और चर्ट जैसे चमकीले पत्थरों से हथियार बनने शुरू हुए थे। तो इसको लिखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल में हथियार बनाने में क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर, चर्ट आदि चमकीले पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ, ठीक है ना। अब इसी वजह से जो है, इसी वजह से बेलन घाट, इसी वजह से जो है इसको हम बोलते हैं ये, हाँ, इसको मध्य पूरा पाषाण काल को हम बोलते हैं फलक संस्कृति। कौन सा बोलते हैं, फलक संस्कृति के नाम से। फलक क्या होता था, एक औजार होता था, ठीक है ना। दिशराज का कुदाल होता है ना, तो इसी तरह से वो फलक होता है। तो फलक संस्कृति के नाम से हम जानते थे किसको, मध्य पूरा पाषाण काल को, समझे। तो आप इसको इसलिए लिख लेंगे, इसी तरह लिख लेंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल में हथियार बनाने में क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर और चर्ट जैसे चमकीले पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ, ठीक है ना, जिससे कि इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब जब आप बात आती है पूरा पाषाण काल की, ठीक है ना, तो आप इसको तो लिख लिए होंगे, गंगा यमुना सिंधु। गंगा यमुना सिंधु से क्या हुआ, कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं मिली जिससे कि ये कहा जा सके, मतलब गंगा यमुना सरस्वती के जो भी इलाका था यहाँ से पूरा पाषाण काल का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन सिंधु की ही सहायक नदी सोहन नदी से यहाँ से मिले हुए हैं निम्न पूरा पाषाण काल के। अब आइए थोड़ा ये भांगा भूंगी बंद किया जाए। इसके बाद से एक चीज़ आती है कि पूरा पाषाण काल का जो चीज़ है, पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना, किसकी जानकारी मिलती है और किसकी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है ना, किसकी जानकारी मिलती है और किसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल का मतलब वो है, जी हाँ, जीवन की उत्पत्ति से लेकर 10,000, मतलब इसमें लोग कृषि का हाल नहीं जानते थे, इसमें कृषि के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। इसमें जो है अस्थाई आवास सबसे बड़ी जो चीज़ थी, मानव शुरू में कोई अस्थाई आवास नहीं था, और जब अस्थाई आवास शुरू हो गया तब वहाँ से कृषि कार्य भी शुरू हुआ। तो जब कृषि कार्य नहीं करता, इसका मतलब है कि इस काल में उसकी निवास स्थान कोई स्थायी नहीं थी, ठीक है ना। अस्थाई निवास की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी नहीं है। फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि ये लोग बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे, जिसके कारण, ठीक है ना, बर्तनों का प्रयोग नहीं करने के कारण देखिए सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे कि लाल धूसर मिट्टी के बर्तन भी उपयोग करते हैं, तो जिसके कारण वो सारी चीज़ें मिली हैं। अभी इस यहाँ के लोग बर्तन ही नहीं उपयोग करते थे, प्रयोग में लाते थे, तो कैसे इनके साक्ष्य मिले, ठीक है। कृषि कार्य करते नहीं थे तो कैसे अनाजों का वो चीज़ मिले, फिर अस्थायी निवास नहीं था तो कैसे घर का साक्ष्य मिलता, ठीक है ना। ये सारे लोग ये चीज़ें गुफाओं में रहते थे, जो गुफा मिली भी है। इसके बाद इस समय जो है ये इस समय मैंने जैसे आपको बताया कि ये शिकारी थे, ठीक है ना। तो शिकारी थे, इसका मतलब ये है कि इन्हें पशुपालन नहीं आता था। इस काल में पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में ये पूरा आएगा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। तो इस काल तक जो है, इस काल तक ये पशुपालन भी नहीं जानते थे, पशुपालन भी नहीं जानते थे। अब इसके साथ साथ इस समय के लोग कपड़ों से अपरिचित थे, ठीक है ना, मतलब ये कपड़े नहीं पहनते थे। इनके जब भीमबेटका की गुफाओं में जब देखेंगे तो देखा जाएगा कि उन चित्रों में इन्होंने पशुओं के छाल को लपेटे हुए चित्र बनाया है। इसका मतलब था कि कपड़ों से वो अनभिज्ञ थे, भी जानकारी उनकी नहीं थी। ये पशुओं के जो चमड़े होते थे उसको बना के ये अपने शरीर को ढकते थे, ठीक है ना। अब बात आती है कि इनकी जीवन शैली कैसी थी, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल की जब जीवन शैली की बात की जाए, देखिए आप लोग इसको नोट करते भी रहेंगे, ठीक है ना, अपनी भाषा में भी आप नोट कर लेंगे। आप तो इतने भी छोटे नहीं होंगे कि आपको लिखवाना पड़े हर चीज़। तो जीवन शैली के बारे में जब हम देखते हैं तो ये
छोटे छोटे जानवरों को कम मारते थे लेकिन बड़े जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है ना। एक में किया जाए तो ये शिकार किसके करते थे, बड़े जानवरों का शिकार करते थे। दूसरी जब हम इसमें देखते हैं कि ये जैसे मैंने बताया कि पूरा पाषाण काल में ये क्या करते थे, खाद्य संग्राहक। तो इनका एक तो काम था शिकार करना, दूसरा काम था इनका जीवन शैली में खाद्य संग्राहक, मतलब कि ये अपनी वर्तमान जरूरतों का ख्याल भी रखते थे और जो है मतलब कुछ दिनों के लिए भी ये खाद्य संग्रह करके रखते थे ताकि जो है 2-4 दिन 5 दिन शिकार ना करना पड़े, ठीक है ना। और तीसरी इनकी जो चीज़ थी, तीसरी इनके जो जीवन शैली का हिस्सा था कि ये तो अब कृषि करते नहीं थे, ठीक है ना, पशुपालन तो करते नहीं थे, तो इनको हम उत्पादक नहीं कह सकते, ठीक है ना, इनको हम उत्पादक नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थे उत्पादक नहीं थे, ये सिर्फ उपभोक्ता थे, ठीक है, उत्पादक नहीं थे, क्या थे, उपभोक्ता थे। मतलब ये किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करते थे, सिर्फ प्रकृति में जो चीज़ें अवेलेबल थी उनके उपभोग करते थे, मतलब उनको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाते थे, ठीक। तो ये इनके जो है पूरा पाषाण काल का जो है हिस्सा है। अब जीवन की उत्पत्ति से लेके इस समय, तो अब इसमें भी हम कह सकते हैं क्या कि 25 से 20 लाख ईसा पूर्व, ठीक है ना, 25 से 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में यही कहानी हुआ है, ठीक है ना। 10,000 ईसा पूर्व के बीच में सिर्फ यही कहानी चलता आया है, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखते हैं, ठीक है ना, अभी पूरा पाषाण काल में 2-3 चीज़ें हैं, आप उसको जान लीजिए, ठीक है ना। जब जीवन शैली की बात आती है तो इनके कुछ सामुदायिक जीवन के बारे में भी जान जाए, ठीक है ना। ये तो हो गया कि समझ लिए एक प्रकार से इंडिविजुअल कि हाँ वो व्यक्तिगत तौर पे क्या करते थे, ठीक है ना। अब इनका सामूहिक जीवन कैसा था, तो सामुदायिक जीवन का विकास जब हम देखते हैं तो उत्तर पूरा पाषाण काल में अधिक सुदृढ़ हुआ। मतलब कि देखिए उत्तर पूरा पाषाण काल का मतलब हुआ कि जब आधा इनका चीज़ बीत गया, आधा जीवन जब बीत गया, यानी 25 से लेके 20 लाख जो है ना, 25 से 20 लाख ईसा पूर्व के बाद से और 10,000 के बीच का आधा की बात करें तो लगभग हम बात कर सकते हैं यूँ कि 10 लाख के, ठीक है ना, मतलब 9 लाख 10 लाख के बाद जो समय उनका बीता है, उस समय के बाद ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं, थोड़ी सी चीज़ें इनमें सुदृढ़ होती गई। अनेक व्यक्ति जो है समूह में रहने लगे, ठीक है, मतलब एक ग्रुप बना के रहते थे। अभी भी इनके पास झोपड़ियाँ वगैरह नहीं थी, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं, लेकिन ये समूह में बनते हैं। जैसे जैसे समूह बनता है वैसे वैसे इनका विकास होता है। और इसमें परिवार जैसी संस्था जो थी, जो हमारे यहाँ परिवार है, हम परिवार में लोग मिल के रहते हैं, ये चीज़ें था। कैसा आजकल के कुत्ते जो होते हैं तभी तक माँ बाप के साथ रहते हैं जब तक माँ का वो दूध पीते रहते हैं, फिर वो कुत्ते अलग अलग हो जाते हैं, उनको परिवार के कुछ चीज़ें जो थी वो उनको उतनी समझ में नहीं आती। क्या आप ऐसे कभी देखते हैं कि वो जिस माँ बाप का बच्चा पैदा होता है वो उसी के साथ हमेशा रहता हो, नहीं होता है ना। तो इसी तरीके से उस समय भी था कि परिवार का उतना महत्व वो लोग नहीं समझते थे। लेकिन जो उत्तर पूरा पाषाण काल आता है तो यहाँ पे परिवार जैसी एक संस्था जो है उसको वो महत्व देते हैं। और गुफाओं के अलावा जैसे मैंने बताया कि पूरा पाषाण काल में ये आपका भीमबेटका गुफा आता है ना, तो ऐसे ही गुफाओं में ये रहते थे। तो गुफाओं से निकल कर ये झोपड़ियाँ बनाने लगते हैं धीरे धीरे। ये जब पूरी चीज़ें बीतती है, जब पूरा पाषाण काल का अंतिम चरण आता है तब, ठीक है ना, उस समय तक देखते हैं कि ये गुफाओं से निकल कर जो है झोपड़ियाँ बनाकर रहना शुरू करते हैं। और इसके बाद से माने इनकी जो चित्र, जो गुफाओं में चित्र था, उससे ये पता चलता है कि पशु का जो चमड़ा था ही इनका वस्त्र के रूप में काम करता था, ठीक है ना। और इनका मुख्य जो काम था वो सिर्फ शिकार था। मुख्य काम क्या था? सिर्फ शिकार। लेकिन ये जो हम बोल रहे हैं अभी, ठीक है, ये सिर्फ लास्ट में हुआ। लास्ट में मतलब ये झोपड़ी वाली और परिवार वाली जो कहानी है ये इसके ख़त्म होते होते शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये आप समझे अभी पूरा पाषाण काल के बारे में। चलिए अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो, इसको चूँकि लंबा होता है, अपलोड करने में दिक्कत होता है, ठीक है ना, तो काफ़ी लंबा समय लेता है। तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये चैप्टर जो है, ये वीडियो पूरा पाषाण काल की है।
अब हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें आपको मध्य पसार काल और नव पसार काल, ठीक है ना, पूरा पसार काल हमने पढ़ लिया, यहाँ पे लिखा था मध्य पसार काल और नव पसार काल, तो उस वीडियो में हम इन दोनों को समझेंगे। तो ये पार्ट 1 हो गया और अब इसके बाद पार्ट 2 की तरफ चलते हैं।